हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशनल स्पॉट पर। दोस्तों, एमएस वर्ड की हमारी सीरीज चल रही है और आज का वीडियो हमारा एमएस वर्ड की सीरीज का 8वां पार्ट है। आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड की रेफरेंस टैब की सभी कमांड को डिटेल में और प्रैक्टिकल के साथ पढ़ेंगे। दोस्तों, आपने एमएस वर्ड की सीरीज के बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। उन सभी के लिंक यानी कि एमएस वर्ड की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एमएस वर्ड की रेफरेंस टैब को पढ़ने से पहले आप वो वीडियो भी जरूर देख लेना ताकि आपको रेफरेंस टैब की सभी कमांड आसानी से समझ में आए। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये है एमएस वर्ड का ओपनिंग इंटरफेस और रेफरेंस टैब की मैं बात करूं तो रेफरेंस टैब एमएस वर्ड की 6th नंबर की टैब है। इससे पहले की जो 5 टैब है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, इन सभी के बारे में मैं डिटेल में अलग से वीडियो बना चुका हूं, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एमएस वर्ड की रेफरेंस टैब की मैं बात करूं दोस्तों, तो रेफरेंस टैब का प्रयोग जब हम कोई बुक लिखते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई थीसिस या रिसर्च वगैरह करते हैं, कोई रिपोर्ट बनाते हैं, तो उस समय रेफरेंस टैब की कमांड का प्रयोग किया जाता है। रेफरेंस टैब की कमांड की मदद से हम कोई सिटेशंस, बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स, फुटनोट, एंड नोट्स ये हमारे डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं। दोस्तों, रेफरेंस टैब में कुल 6 ग्रुप है। पहला ग्रुप है टेबल ऑफ कंटेंट्स, दूसरा है फुटनोट्स, तीसरा है सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, चौथा ग्रुप है कैप्शंस, पांचवा है इंडेक्स और छठा ग्रुप है टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो आगे हम रेफरेंस टैब के सभी ग्रुप्स और उन ग्रुप से संबंधित कमांड्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक। तो दोस्तों, रेफरेंस टैब का पहला ग्रुप है टेबल ऑफ कंटेंट्स। दोस्तों, टेबल ऑफ कंटेंट्स में 3 कमांड है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप की पहली कमांड है टेबल ऑफ कंटेंट्स। दोस्तों, आपने बुक्स रिपोर्ट्स देखी होगी। बुक्स रिपोर्ट्स को जब हम ओपन करते हैं तो उसके पहले या दूसरे नंबर पे आपको इंडेक्स दिखाई देती है। वो इंडेक्स उस बुक के टॉपिक से संबंधित होती है, यानी कि उस इंडेक्स में ये दिया गया होता है कि इतने पेज नंबर पर पहला टॉपिक है, इतने पेज नंबर पर दूसरा टॉपिक है, इतने पेज नंबर पर तीसरा टॉपिक है। तो हम उसी प्रकार के इंडेक्स बनाना चाहते हैं तो हम टेबल ऑफ कंटेंट कमांड की मदद से उस प्रकार के इंडेक्स बना सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा कोई डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट मैंने पहले से तैयार कर रखा है। बुक्स में क्या होता है दोस्तों, बुक्स में भी ऐसा ही होता है कि जब बुक्स को हम ओपन करते हैं तो पहले पहला नंबर का लेसन आता है, फिर दूसरा नंबर का लेसन आता है, फिर तीसरा नंबर का लेसन आता है। इस प्रकार से अलग अलग पेज पर वो लेसन दिए होते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा ये डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में हमने एमएस वर्ड की अलग अलग टैब को शो किया है। हमने अलग अलग हेडिंग बनाई है और उस हेडिंग के अंदर हमने सब हेडिंग भी बनाई है। इनको आप कलर कर सकते हो दोस्तों। होम टैब में यहां से जो कलर और शेडिंग कमांड है, यहां से इनको आप कलर कर सकते हो, फोंट से इनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो आप। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बनाया है। अब मैं दोस्तों चाहता हूं पहले पेज पर मैं इन सभी की इंडेक्स बनाऊं और इंडेक्स में मैं ये शो करूं पहली फाइल हेडिंग को, दूसरी होम हेडिंग को, फिर होम हेडिंग के अंदर ये तीनों जो सब हेडिंग है ये भी शो होनी चाहिए, फिर इंसर्ट हेडिंग शो होनी चाहिए, इंसर्ट हेडिंग के अंदर ये तीनों सब हेडिंग भी शो होनी चाहिए। तो इन सब की मैं बुक की तरह ही एक इंडेक्स यहाँ पर बनाना चाहता हूं, तो वो मैं बना सकता हूं टेबल ऑफ कंटेंट कमांड की मदद से। अब दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि टेबल ऑफ कंटेंट कमांड को समझने से पहले हम ऐड टेक्स्ट कमांड को समझते हैं। जब हम ऐड टेक्स्ट कमांड पर क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट ओपन होती है। यहाँ पर आप देखो दिया गया है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अब ये लेवल क्या है दोस्तों, ये लेवल बताता है जैसे कि ये हमारी मेन हेडिंग है, फाइल, होम, फिर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, ये क्या है, सब हेडिंग है। यानी कि फाइल और होम हमारी लेवल 1 की हेडिंग हो गई और जो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ है ये हमारी लेवल 2 की हेडिंग होगी। और यदि हम क्लिपबोर्ड, फॉन्ट या पैराग्राफ जैसी जो सब हेडिंग है उनके अंदर ही हम कोई सब हेडिंग और इंसर्ट करते हैं तो वो हमारी लेवल 3 हो जाएगी। तो जब हम इंडेक्स बनाएंगे तो जो लेवल हम देंगे वो इंडेक्स में उसी लेवल के अनुसार शो होगी। कैसे, वो हम प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। जैसे कि फाइल हमारी मेन हेडिंग है, मैंने फाइल को सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने ऐड टेक्स्ट कमांड पर क्लिक किया और मैंने इसको दे दिया लेवल 1। लेवल 1 यानी कि ये हमारी मेन हेडिंग हो गई। फिर मैंने होम टैब को सेलेक्ट किया और ऐड टेक्स्ट कमांड पर क्लिक किया और मैंने इसको दे दिया लेवल 2। अब क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ ये हमारी
सब हेडिंग है होम हेडिंग के अंदर। तो मैंने क्लिपबोर्ड को सिलेक्ट किया और एड टेक्स्ट कमांड पर क्लिक किया और मैंने क्लिपबोर्ड को लेवल 2 की हेडिंग दे दी, क्योंकि क्लिपबोर्ड हमारी सब हेडिंग है। फिर मैंने फॉन्ट सब हेडिंग को सिलेक्ट किया और इसको भी मैंने लेवल 2 दे दिया। फिर मैंने पैराग्राफ सब हेडिंग को सिलेक्ट किया और इसको भी मैंने लेवल 2 दे दिया। इसी प्रकार मैंने इंसर्ट हेडिंग को सिलेक्ट किया और इसे मैंने दे दिया लेवल 1, क्योंकि ये हमारी मेन हेडिंग है। इसी प्रकार मैंने पेजेस सब हेडिंग को सिलेक्ट किया और इसे दे दिया मैंने लेवल 2 की हेडिंग। फिर मैंने टेबल्स को सिलेक्ट किया, इसे भी मैंने लेवल 2 की हेडिंग दे दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो हमारा डॉक्यूमेंट था, इसमें जो मेन हेडिंग थी जैसे कि फाइल, होम, इनको मैंने लेवल 1 की हेडिंग दे दी और जो सब हेडिंग थी क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इनको मैंने लेवल 2 की हेडिंग दे दी। तो इस प्रकार से मैंने जो मेन हेडिंग थी उनको लेवल 1 कर दिया और जो सब हेडिंग थी उनके अंदर उनको लेवल 2 कर दिया। इससे होगा क्या दोस्तों, जब हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे, जब हम इंडेक्स बनाएंगे, तो लेवल 1 हमें मेन टॉपिक्स के रूप में शो होगी और जो लेवल 2 है वो हमें उस टॉपिक की सब टॉपिक के अंदर शो होगी। अब हम इनकी इंडेक्स बनाना चाहते हैं जैसे कि बुक्स में दी होती है। तो पहले पेज पर हम इनकी इंडेक्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं टेबल ऑफ कंटेंट कमांड पर क्लिक करूंगा। अब टेबल ऑफ कंटेंट कमांड पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक लिस्ट ओपन होगी। यहाँ पर पहले से ही प्री टेबल ऑफ कंटेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। हम इनमें से कोई टेबल ऑफ कंटेंट चुन सकते हैं या कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट कमांड की मदद से पहले से बनी हुई टेबल ऑफ कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं या अपनी मर्जी का कोई टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। मैं कैंसिल कर देता हूं और मैं दोबारा से टेबल ऑफ कंटेंट कमांड पर क्लिक करता हूं और यहां से मैं क्या करता हूं दोस्तों, दूसरे नंबर की जो टेबल ऑफ कंटेंट कमांड को मैं सेलेक्ट करता हूं। तो दोस्तों जैसे ही मैंने दूसरे नंबर की टेबल ऑफ कंटेंट कमांड को सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हो कि हमारे डॉक्यूमेंट की इंडेक्स बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि फाइल मेन हेडिंग है, होम मेन हेडिंग है, इंसर्ट मेन हेडिंग है, डिजाइन मेन हेडिंग है, लेआउट मेन हेडिंग है और रेफरेंस मेन हेडिंग है। और यही हमारे डॉक्यूमेंट में है। फाइल मेन हेडिंग है, होम मेन हेडिंग है, जैसे होम में 3 सब हेडिंग है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि होम टैब में 3 सब हेडिंग है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ। और साथ में दोस्तों इनके पेज नंबर भी दिए गए हैं कि फाइल टॉपिक 2 नंबर पेज पे है, होम टॉपिक 2 नंबर पेज पे है, होम टॉपिक के जो 3 सब टॉपिक है वो भी दूसरे नंबर के पेज पे है, डिजाइन टॉपिक है वो तीसरे नंबर पे पेज पर है। तो इस प्रकार से हमारी इंडेक्स बनकर तैयार हो चुकी है। आपने देखा होगा कि बुक के पहले नंबर के पेज पर इसी प्रकार की इंडेक्स हमें दिखाई देती है जो पूरे बुक्स के बारे में हमें बताती है कि इस बुक्स में ये टॉपिक्स है और ये टॉपिक्स इतने इतने नंबर के पेज पर है। और उसी प्रकार की इंडेक्स हमने हमारे डॉक्यूमेंट के लिए क्रिएट की है टेबल ऑफ कंटेंट कमांड की मदद से। तो दोस्तों देख सकते हो आप, हमारी जो इंडेक्स है, टेबल ऑफ कंटेंट है, वो बन चुका है। अब अगर हमें यहां से किसी मेन टॉपिक पर या मेन हेडिंग पे जाना है या किसी सब टॉपिक पर जाना है तो हम कंट्रोल के साथ माउस की लेफ्ट बटन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम सीधा ही वहां पर पहुंच जाएंगे। मैंने क्लिपबोर्ड पर क्लिक किया था तो हमारा कर्सर क्लिपबोर्ड जो सब हेडिंग है उस पर आ चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एमएस वर्ड में हम इंडेक्स कैसे बनाते हैं। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप की तीसरी कमांड है अपडेट टेबल। तो अपडेट टेबल कमांड क्या है वो समझते हैं। दोस्तों ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ये यहां तक हमारा डॉक्यूमेंट रेडी है। अब मैंने क्या किया, इस डॉक्यूमेंट को मैं और एडिट करता हूं और इस डॉक्यूमेंट में कुछ मैं और टॉपिक ऐड करता हूं। जैसे कि मैंने एमएस वर्ड की आगे की टैब है वो इसमें जोड़नी है। एमएस वर्ड की आगे की टैब है मेलिंग टैब, मैंने लिख दिया मेलिंग टैब और मैं मेलिंग टैब के साथ कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूं। तो मैंने यहां से टेक्स्ट को कॉपी कर लिया और यहां पर पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, मेलिंग जो हमारी मेन हेडिंग है इसके अंदर ही हम कुछ सब हेडिंग भी ऐड कर देते हैं। जैसे मेलिंग के अंदर मेल मर्ज होता है, मैंने मेल मर्ज का सब हेडिंग ऐड कर दिया है, यहां भी मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब हमने हमारे डॉक्यूमेंट को, बुक को तैयार होने के बाद में, इंडेक्स बनाने के बाद में ये टॉपिक्स को फिर से ऐड किया है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इन 2 टॉपिक्स को, यानी कि ये जो मेन हेडिंग है और इस मेन हेडिंग के अंदर ये सब हेडिंग है, इसको मैं टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि जो हमारे ऊपर हमने इंडेक्स बनाई है इस इंडेक्स के अंदर ऐड करना चाहता हूं। तो उसके लिए दोस्तों हम अपडेट टेबल कमांड का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो हमारी हेडिंग और सब हेडिंग है उसकी लेवल निर्धारित करनी होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेलिंग हेडिंग को सेलेक्ट करूंगा और इसे लेवल बन दूंगा। फिर मेल मर्ज, मेलिंग के अंदर सब हेडिंग है तो मैं मेल मर्ज को सेलेक्ट करूंगा और इसे एड टेक्स्ट कमांड की मदद से लेवल 2 निर्धारित कर दिया मैंने इसका। तो मैंने इनका लेवल निर्धारित कर दिया है। अब मैं चाहता हूं इन दोनों को मैं इंडेक्स में ऐड करूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा या तो मैं यहां से अपडेट टेबल करूंगा या फिर मैं यहां से अपडेट टेबल कमांड को सेलेक्ट करूंगा
और जैसे मैं अपडेट टेबल कमांड पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब इस डायलॉग बॉक्स में दोस्तों दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि सिर्फ आप पेज नंबर को अपडेट करना चाहते हो, दूसरे में ये पूछ रहा है कि आप पूरी टेबल को अपडेट करना चाहते हो। तो मैंने सेलेक्ट किया अपडेट एंटायर टेबल, यानी मैं पूरी टेबल को ही अपडेट करना चाहता हूं। और ओके पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि जो मेलिंग मेन हेडिंग थी वो हमारी ऐड हो चुकी है, उसी के साथ में जो मेल मर्ज सब हेडिंग है वो भी हमारी ऐड हो चुकी है। तो अपडेट टेबल कमांड जो हम इंडेक्स बनाते हैं उस इंडेक्स को अपडेट करने के लिए काम में ली जाती है। यानी कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया, जो भी हमने नोट्स बनाए, जो भी हमने रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट को बनाने के बाद में हम क्या करते हैं, उसमें कुछ एडिट करते हैं, कुछ और टॉपिक्स सब टॉपिक्स जोड़ते हैं और उन्हें हम इंडेक्स में ऐड करना चाहते हैं। तो उस स्थिति में हम अपडेट टेबल कमांड का प्रयोग करते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप की कमांड का प्रयोग बुक की तरह ही हमारे डॉक्यूमेंट के लिए भी इंडेक्स बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप की कमांड समझ में आई होगी। रेफरेंस टैब का अगला ग्रुप है दोस्तों फुटनोट्स। फुटनोट्स ग्रुप में 4 कमांड है दोस्तों, इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट, नेक्स्ट फुटनोट और शो नोट्स। लेकिन इसमें मेन 2 ही कमांड होती है, फुटनोट और एंड नोट। दोस्तों फुटनोट और एंड नोट क्या होता है कि जब हम हमारे डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई रेफरेंस देते हैं तो वो रेफरेंस देते हैं हम फुटनोट और एंड नोट के अंदर, यानी कि किसी वर्ड को या लाइन को पढ़ने वाले व्यक्ति को समझाने के लिए कि ये टेक्स्ट या लाइन या वर्ड क्या है, तो उसके लिए हम फुटनोट और एंड नोट का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई रेफरेंस देने के लिए हम एंड नोट और फुटनोट का प्रयोग करते हैं। फुटनोट जो होता है दोस्तों ये पेज के अंत में लगता है, यानी कि यहाँ पर आखिर में, और जो एंड नोट होता है ये डॉक्यूमेंट के आखिर में दिया जाता है। तो फुटनोट और एंड नोट कमांड प्रैक्टिकली अगर हम समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो जैसे कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है, अब इसमें ये हेडर है, इस हेडर के बारे में हम रीडर को कुछ समझाना चाहते हैं, कोई रेफरेंस देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस हेडर को सेलेक्ट करेंगे और हम इंसर्ट फुटनोट कमांड पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि नीचे यहाँ पर पेज के लास्ट में एक अंडरलाइन आ चुकी है और एक नंबर लग चुका है, और साथ ही ये जो हमारा हेडर है इस हेडर के पास में आपको एक छोटा सा एक नंबर भी दिखाई दे रहा है। तो इस हेडर के बारे में हमें रेफरेंस देना है कि हेडर क्या होता है। तो हेडर के बारे में मैंने ये फुटनोट दे दिया है कि हेडर हेडिंग होती है। इसी प्रकार मैं और फुटनोट देना चाहता हूं, और किसी वर्ड को समझाना चाहता हूं, और किसी वर्ड का रेफरेंस देना चाहता हूं, तो जैसे कि मैंने थीम को सिलेक्ट किया और मैंने इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक किया, तो आप देख सकते हो कि हेडर के जस्ट नीचे 2 नंबर लग के हमारा जो कर्सर है वो एक्टिव हो चुका है, और साथ में ही जो हमारा थीम वर्ड है उसके पास में 2 नंबर लग चुका है। अब हमें थीम के बारे में रेफरेंस देना है कि थीम क्या है, तो मैंने थीम के बारे में ये फुटनोट दे दिया कि थीम इज ए कलेक्शन ऑफ फॉन्ट स्टाइल एंड इफेक्ट। तो ये हमारा फुटनोट लग चुका है। अब आप देख सकते हो कि हेडर है, हेडर 1 के आगे 1 नंबर लिखा हुआ है, और जैसे ही मैं इस हेडर के ऊपर कर्सर को लेकर जाऊंगा तो आप देख सकते हो कि हेडर के बारे में जो मैंने फुटनोट ऐड किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है कि हेडर इज ए हेडिंग। इसी प्रकार थीम है, थीम के लिए भी हमने फुटनोट ऐड किया था, तो जैसे ही मैं थीम पर कर्सर को लेकर जाऊंगा तो आपको शो हो जाएगा थीम इज ए कलेक्शन ऑफ फॉन्ट स्टाइल एंड इफेक्ट। तो इस प्रकार से जो फुटनोट हमने रेफरेंस के तौर पर दिया था वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। साथ ही दोस्तों हेडर के पास में नंबर लगा हुआ है, थीम के पास में भी नंबर लगा हुआ है, तो रीडर को यह पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई रेफरेंस या कोई फुटनोट ऐड है। फुटनोट की तरह ही दोस्तों हम एंड नोट देते हैं, एंड नोट भी रेफरेंस के तौर पर ही उपयोग होता है। तो जैसे कि मैंने होम हेडिंग है उसको सेलेक्ट किया, और होम हेडिंग के बारे में मैं कोई रेफरेंस देना चाहता हूं कि होम हेडिंग क्या है, तो मैंने इंसर्ट एंड नोट को सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हो कि हम डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ चुके हैं और यहाँ पर 1 नंबर लगकर कर्सर हमारा एक्टिव दिखाई दे रहा है। अब हमें होम हेडिंग के बारे में रेफरेंस देना है कि होम हेडिंग क्या होता है। तो दोस्तों मैंने होम हेडिंग के बारे में रेफरेंस दे दिया है कि होम इज सेकंड नंबर टैब ऑफ एमएस वर्ड। अब हम ऊपर की ओर चलेंगे तो आप देख सकते हो कि होम हेडिंग के पास में हमें नंबर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, और जैसे ही हम कर्सर को यहाँ पर लेकर जाएंगे तो हमने जो होम हेडिंग के बारे में एंड नोट दिया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसी प्रकार जो फॉन्ट सब हेडिंग है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसके बारे में भी मैं एंड नोट दे देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट के एंड में 2 नंबर लगकर हमारा जो कर्सर है वो एक्टिव दिखाई दे रहा है। अब हमें फॉन्ट के बारे में एंड नोट ऐड करना है, तो फॉन्ट के बारे में मैंने एंड नोट ऐड कर दिया है कि फॉन्ट इज ए इफेक्ट विच चेंज द स्टाइल ऑफ टेक्स्ट। अब ये हमारा डॉक्यूमेंट है, हमने फॉन्ट के ऊपर 2 नंबर का एंड नोट ऐड किया था, तो आप देख सकते हो कि फॉन्ट के ऊपर 2 नंबर लग चुका है, और जैसे ही मैं कर्सर को लेकर जाऊंगा फॉन्ट के ऊपर तो आप देख सकते हो कि जो एंड नोट हमने दिया था वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो फुटनोट और एंड नोट का प्रयोग
किसी वर्ड, किसी लाइन के बारे में कोई रेफरेंस देने के लिए किया जाता है। फुटनोट्स ग्रुप की तीसरी कमांड है दोस्तों नेक्स्ट फुटनोट। दोस्तों नेक्स्ट फुटनोट कमांड पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक लिस्ट ओपन होगी। इस लिस्ट में 4 कमांड है, नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट, नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस एंड नोट। इसका मतलब है कि जो हमने फुटनोट दिया है, जो हमने एंड नोट दिया है, उसमें पहले वाले फुटनोट या एंड नोट पर जाने के लिए या अगले वाले फुटनोट या एंड नोट पर जाने के लिए इन कमांड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नेक्स्ट फुटनोट कमांड पर मैं क्लिक करता हूं तो ये हमें दूसरे नंबर पर ले आया। फिर मैं प्रीवियस फुटनोट कमांड पर क्लिक करता हूं तो थीम हमारा 2 नंबर का फुटनोट है, तो ये हमें 1 नंबर के फुटनोट पर यानी हेडर फुटनोट पर लेकर चला गया। इसी प्रकार मैं नेक्स्ट एंड नोट पर क्लिक करता हूं तो ये हमें 2 नंबर के एंड नोट यानी फॉन्ट एंड नोट पर ले आया है। इसी प्रकार मैं प्रीवियस एंड नोट पर क्लिक करता हूं तो जो 1 नंबर का हमारा एंड नोट है उस पर कर्सर हमारा आ चुका है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट, नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस एंड नोट, इन कमांड की मदद से हम एक से दूसरे फुटनोट, एक से दूसरे एंड नोट पर मूव करने के लिए करते हैं। यानी कि इन कमांड का मोस्टली उपयोग तब होता है दोस्तों जब हमें बहुत सारे फुटनोट और एंड नोट को हमारे डॉक्यूमेंट में शामिल करते हैं, तो उन एंड नोट और फुटनोट पर मूव करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली इनका प्रयोग एक फुटनोट से दूसरे फुटनोट पर, एक एंड नोट से दूसरे एंड नोट पर मूव करने के लिए किया जाता है। फिर फुटनोट्स ग्रुप की अगली कमांड है शो नोट्स। दोस्तों शो नोट्स कमांड हमें जो भी हमने फुटनोट हमारे डॉक्यूमेंट में शामिल किया है, जो भी एंड नोट हमारे डॉक्यूमेंट में हमने शामिल किया है, उनको शो करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। जैसे ही मैं शो नोट्स कमांड पर क्लिक करूंगा तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है और इसमें 2 कमांड है। इसमें पहली कमांड है व्यू फुटनोट एरिया और दूसरी कमांड है व्यू एंड नोट एरिया। यानी कि जहां हमने फुटनोट दिया है वो एरिया देखना है या जो हमने एंड नोट दिया है वो एरिया देखना है। तो मैंने इसमें सिलेक्ट किया कि जो फुटनोट हमने दिया है वो देखना है और ओके पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो कर्सर हमारा वहां पर आ चुका है जहां पर हमने फुटनोट दे रखा है। ये हमने फुटनोट दे रखा है और यहाँ पर हमारा कर्सर आ चुका है। इसी प्रकार मैं शो नोट्स कमांड पर क्लिक करूंगा और मैं अगली जो कमांड है व्यू एंड नोट एरिया उसको सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि कर्सर हमारा वहां पर आ चुका है जहां पर हमने डॉक्यूमेंट में एंड नोट इंसर्ट किया था। तो इस प्रकार से दोस्तों फुटनोट और एंड नोट कमांड का प्रयोग किसी भी वर्ड, लाइन या टेक्स्ट से संबंधित कोई रेफरेंस ऐड करने के लिए किया जाता है, साथ ही फुटनोट और एंड नोट को देखने के लिए किया जाता है। रेफरेंसेस टैब का अगला ग्रुप है दोस्तों सिटाशंस एंड बिब्लियोग्राफी। दोस्तों सिटाशंस एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अब आप इस आर्टिकल को देखिएगा। ये आर्टिकल मैंने विकिपीडिया से लिया है। ये आर्टिकल कंप्यूटर के बारे में है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की इसमें पूरी जानकारी है। अब इस आर्टिकल में आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ नंबर्स लगे हुए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो ये नंबर्स क्या हैं? और जब हम माउस कर्सर को इन नंबर्स के ऊपर लेकर जाते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि इवांस 2018 पेज 23। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर मैं माउस कर्सर को लेकर जाता हूं तो लिखा हुआ है कंप्यूटर ऑनलाइन एटिमोलॉजी अमेरिकी अंग्रेजी भाषा में। तो दोस्तों ये नंबर्स क्या हैं? और ये नंबर्स के ऊपर जब हम माउस कर्सर को लेकर जाते हैं तो जो हमें ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये क्या है? अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। जो हमने नंबर्स देखे थे, हम पहले नंबर पर लेकर गए थे माउस कर्सर को, तब ये लिखा हुआ था इवांस 2018। फिर तीसरे नंबर पर ये लिखा हुआ था कंप्यूटर ऑनलाइन एटिमोलॉजी डिक्शनरी। तो ये टेक्स्ट लाइन वही है जब नंबर के ऊपर हम माउस कर्सर को लेकर गए थे तब हमें शो हो रही। तो ये क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ये नंबर्स हैं सिटाशंस। सिटाशंस यानी कि रेफरेंस, जहां से ये लाइन, ये पैराग्राफ लिया गया है। और यहाँ पर इन नंबर्स के साथ में ये जो टेक्स्ट लाइन दी गई है ये है बिब्लियोग्राफी, यानी कि नंबर को लगाकर जो रेफरेंस जोड़ा गया है उनकी एक इंडेक्स यहाँ पर क्रिएट की गई है, उनकी एक सूची यहाँ पर बनाई गई है और ये सूची ही है बिब्लियोग्राफी। तो सिटाशंस का मतलब है उद्धरण या सप्रसंग, यानी कि जो पैराग्राफ हम अपनी बुक में, अपने नोट्स में, अपने आर्टिकल में शो कर रहे हैं, वो पैराग्राफ, वो लाइन, वो टेक्स्ट किस बुक से, किस आर्टिकल से लिया गया है, तो वो सप्रसंग होता है सिटाशंस। अब मान लीजिए कि हमने एक से अधिक सप्रसंग या सिटाशंस क्रिएट किए हैं, यानी कि एक से अधिक बुक में हमने रेफरेंस जोड़े हैं, अलग अलग बुक से, अलग अलग आर्टिकल से, तो उन रेफरेंसेस की, उन सिटाशंस की सूची बनाना हो गया बिब्लियोग्राफी। इसे हम प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा डॉक्यूमेंट, ठीक है, और डॉक्यूमेंट में ये हमारा पैराग्राफ है। अब मान लीजिए कि मैंने ये पैराग्राफ किसी दूसरी बुक से लिया है, तो मैं इसका क्या करूंगा? रेफरेंस करूंगा, यानी कि जब भी कोई रीडर इसे पढ़ेगा तो उसे यहाँ पर सिटाशंस दिखाई देगा, यानी वो सप्रसंग दिखाई देगा कि ये पैराग्राफ किस बुक से, किस आर्टिकल से लिया गया है। तो सिटाशन या सप्रसंग क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले इंसर्ट सिटाशन कमांड पर
क्लिक करेंगे और फिर ऐड न्यू सोर्स कमांड पर क्लिक करेंगे। जब हम ऐड न्यू सोर्स कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहां से हमें सेलेक्ट करना है कि जो रेफरेंस हमने लिया है वो कहां से लिया है। वो हमने किसी बुक से लिया है, किसी बुक के सेक्शन से लिया है, किसी आर्टिकल से लिया है, कहां से हमने वो रेफरेंस लिया है। तो यहां मैं करता हूं बुक्स, यानी कि बुक से मैंने वो रेफरेंस लिया है। तो दोस्तों मैंने ये बॉक्स फिलअप कर दिए हैं। सबसे पहले यहां पर पूछा गया है ऑथर, यानी कि जिस बुक से आपने लिया है उसका लेखक कौन है। फिर उसका टाइटल पूछा है, यानी कि जिस बुक से आपने वो रेफरेंस लिया है उस बुक का टाइटल क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी पब्लिशिंग ईयर क्या है, यानी किस साल में वो पब्लिश हुई है, उसका पब्लिशर कौन है, यानी कि कौन उसको पब्लिश करता है। तो यहां पर मैंने अपने हिसाब से इनको भर दिया है, क्योंकि हम एक डेमो रेफरेंस यहां पर क्रिएट कर रहे हैं। अब आपको यहां पर एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स। जब हम इस चेकबॉक्स को ऑन करेंगे तो हमारे सामने और भी फील्ड शो होने लग जाएंगी। हम चाहे इन्हें पूरी भर सकते हैं, हम चाहे इन्हें खाली भी छोड़ सकते हैं। यानी कि ये उस बुक के बारे में एडवांस डिटेल है कि उसमें कौन से पेज से, उसका एडिशन कौन सा है, यानी कि उस बुक के संबंध में पूरी डिटेल है, हम इन्हें भर सकते हैं। तो हमने बेसिक सा रेफरेंस क्रिएट कर लिया है और जैसे ही मैं ओके कमांड पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहां पर स्पोर्ट 2025 के नाम से सिटाशंस क्रिएट हो गया है। अब जब भी कोई रीडर हमारे इन नोट्स को, हमारी इस बुक को पढ़ेगा तो उसे यहाँ पर ये सिटाशंस यानी ये रेफरेंस दिखाई देगा कि ये पैराग्राफ या पैराग्राफ की ये लाइन इस बुक से ली गई है। तो इस प्रकार से सिटाशन कमांड की मदद से हम कोई रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो सिटाशन होता है रेफरेंस या उद्धरण। तो इस प्रकार से मैंने सिटाशंस क्रिएट कर दिया है। अब दोस्तों बेहतर समझ के लिए हम यहाँ पर एक और सिटाशंस क्रिएट करते हैं, यानी कि एक और रेफरेंस क्रिएट करते हैं और इसके लिए हम इंसर्ट सिटाशंस कमांड पर क्लिक करेंगे। जब हम इंसर्ट सिटाशन कमांड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पहले से ही हमारा जो सिटाशन हमने बनाया था, जो रेफरेंस हमने बनाया था वो शो हो रहा है। हमें यही काम में लेना है या फिर हमें ऐड न्यू सोर्स करके कोई नया सिटाशंस बनाना है। तो हमें नया सिटाशंस बनाना है तो हम करेंगे ऐड न्यू सोर्स और यहाँ पर फिर से हमें चुनना है कि कहां से हमने वो रेफरेंस लिया है, बुक से, बुक के सेक्शन से। तो मैं इसको अपनी मर्जी से भर देता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने अपनी मर्जी से इसे भर दिया है और मैं ओके कमांड पर क्लिक करता हूं। तो आप देख सकते हो कि दूसरा सिटाशंस, दूसरा रेफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। द एडू के नाम से दूसरा सिटाशंस हमारा क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से सिटाशंस कमांड की मदद से हम कोई भी रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है, हमारी जो टेक्स्ट लाइन है वो कहां से, किस बुक से ली गई है। अब अगली कमांड है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है दोस्तों जितने भी हमने रेफरेंस क्रिएट किए हैं, जितने भी हमने सिटाशंस क्रिएट किए हैं उनकी लिस्ट बनाना, उनकी सूची बनाना। जैसे कि यहाँ पर इनकी सूची बनाई गई है उसी प्रकार से इनकी सूची बनाना वो होता है बिब्लियोग्राफी। और मोस्टली ये सूची या बिब्लियोग्राफी डॉक्यूमेंट के, बुक के लास्ट में ही बनाई जाती है। तो ये हम डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ चुके हैं और यहाँ हम बनाते हैं बिब्लियोग्राफी, यानी कि सिटाशंस की सूची बनाते हैं। तो उसके लिए हम बिब्लियोग्राफी कमांड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें पहले से ही अलग अलग डिजाइन की बिब्लियोग्राफी दी गई है। तो हमें किस डिजाइन में बिब्लियोग्राफी क्रिएट करनी है वो हम सेलेक्ट करेंगे तो उसी स्टाइल की बिब्लियोग्राफी सूची हमारे डॉक्यूमेंट में बन जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने दो सिटाशंस क्रिएट किए थे, स्पोर्ट द एजुकेशनल और एक द एडू 2025-26, और इन दोनों की बिब्लियोग्राफी क्रिएट हो चुकी है। तो बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि जितने भी सिटाशंस, जितने भी रेफरेंस हमने बनाए हैं उनकी सूची बनाना। फिर अगली कमांड है दोस्तों स्टाइल्स। स्टाइल्स कमांड का प्रयोग ये जो बिब्लियोग्राफी होती है इसको अलग अलग स्टाइल्स में शो करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी बिब्लियोग्राफी इस प्रकार से दिखाई दे रही है। अब मैं स्टाइल्स कमांड पर यहाँ पर एरो पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अलग अलग स्टाइल्स हमें दिखाई दे रही हैं। इनमें से कोई भी स्टाइल चूज करके हम बिब्लियोग्राफी पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये चुनता हूं GB स्वतंत्र 14। तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार से हमारी बिब्लियोग्राफी की स्टाइल है वो चेंज हो चुकी है। इसी प्रकार मैं दूसरी स्टाइल चुनता हूं टर्बाइन 6th एडिशन। तो आप देख सकते हो कि जो बिब्लियोग्राफी है उसकी स्टाइल चेंज हो चुकी है। तो इस प्रकार से स्टाइल कमांड की मदद से हम बिब्लियोग्राफी की स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। फिर अगली कमांड है दोस्तों मैनेज सोर्स। दोस्तों मैनेज सोर्सेस कमांड की मदद से डॉक्यूमेंट में जितने भी सिटाशंस को हमने बनाया है उनको हम मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम मैनेज सोर्सेस कमांड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने दो सिटाशंस बनाए थे और वो दोनों हमें यहाँ पर
दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इनमें से किसी भी सिटाशंस की कॉपी बना सकता हूं, किसी भी सिटाशंस को डिलीट कर सकता हूं या किसी भी सिटाशंस को एडिट कर सकता हूं। यानी कि कोई भी सिटाशन जो मैंने बना रखा है, जो रेफरेंस मैंने बना रखा है, वो मैं यहां से एडिट कर सकता हूं। या फिर मैं कोई नया रेफरेंस या नया सिटाशंस बनाना चाहता हूं तो मैं न्यू कमांड से नया सिटाशन बना सकता हूं। तो मैनेज सोर्सेस कमांड की मदद से जितने भी सिटाशंस हमने बनाए हैं उनको हम एक ही जगह पर मैनेज कर सकते हैं। तो सिटाशन कमांड का मतलब होता है उद्धरण करना, सब प्रसंग करना या रेफरेंस जोड़ना। और बिब्लियोग्राफी कमांड का मतलब होता है उस सब प्रसंग की, रेफरेंस की, उद्धरण की सूची बनाना। तो दोस्तों ये है सिटाशंस एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सिटाशंस एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप की कमांड्स। रेफरेंसेस टेब का अगला ग्रुप है दोस्तों कैप्शंस। अब दोस्तों कैप्शंस कमांड क्या होती है? दोस्तों टेबल ऑफ कंटेंट कमांड की मदद से हमने हमारा ये जो नोट्स है उसकी जो हेडिंग है और सब हेडिंग है उनको एक लेवल देकर उनकी इंडेक्स बनाई थी, उनकी सूची बनाई थी। सेम उसी प्रकार कैप्शंस कमांड की मदद से हम अपनी बुक में जो भी पिक्चर, चार्ट, टेबल शामिल करते हैं उनको कोई भी नाम देकर, कैप्शन देकर उनकी सूची बना सकते हैं। जैसे कि ये हमारा नोट्स है, हमारा आर्टिकल है या हमारी बुक है। अब इसमें मैंने कई पिक्चर शामिल की है, साथ में मैंने टेबल भी शामिल की है और मैंने शेप्स को भी शामिल किया है। तो कैप्शन कमांड की मदद से हम इन्हें नाम देकर इनकी सूची बना सकते हैं, इनकी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो कैप्शन कमांड को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले उस पिक्चर को, टेबल को या शेप को या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कैप्शन कमांड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको लेबल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें चुनना है कि हम किस प्रकार का लेबल देना चाहते हैं अपनी पिक्चर को या अपने ऑब्जेक्ट को। तो जैसे कि मेरी इमेज है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया इमेज। अब मैं इसको क्या कैप्शन देना चाहता हूं उसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो मुझे कोई अलग से कैप्शन नहीं देना है, मुझे इमेज 1 ही रखना है, यानी कि ये मेरी पहले नंबर की पिक्चर रहेगी। अब मुझे इसे कहां पर देना है, यानी कि ये कैप्शन पिक्चर के पास में कहां पर शो होगा वो हम यहां से चुन सकते हैं। पिक्चर के ऊपर शो होगा या पिक्चर के नीचे शो होगा। तो हमें शो कराना है पिक्चर के ऊपर। अब यहाँ पर हमें प्री डिफाइंड लेबल्स दिए गए हैं। अब हम चाहते हैं कि हम कोई नया लेबल बनाना चाहते हैं तो न्यू लेवल कमांड पर क्लिक करके हम कोई नया लेबल डिफाइन कर सकते हैं और उसका नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मैं नया लेबल दे देता हूं पिक्चर। तो पिक्चर के नाम से मैंने नया लेबल दे दिया है और ओके पर मैं क्लिक कर देता हूं तो पिक्चर के नाम से मेरा नया लेबल आ गया है। डिलीट लेबल की मदद से कोई भी लेबल को हमने क्रिएट किया है उसे हम डिलीट कर सकते हैं और नंबरिंग की मदद से हम कोई भी नंबर चुन सकते हैं कि किस प्रकार से जो यहाँ पर ये नंबर दिखाई दे रहे हैं वो नंबर किस प्रकार से हमें शो होने चाहिए। हमें 1 2 3 में चाहिए, एबीसी में चाहिए या रोमन संख्या में चाहिए। तो किस प्रकार से हमें वो नंबर फॉर्मेट शो होना चाहिए वो हम यहाँ से चुन सकते हैं और ओके पर मैं क्लिक कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो पिक्चर 1 के नाम से लेबल हमें यहाँ पर शो हो रहा है। यानी कि ये पिक्चर इमेज का हमने नाम दे दिया है, कैप्शन दे दिया है पिक्चर 1 के नाम से। इसी प्रकार ये दूसरी पिक्चर है, इसे भी मैं कैप्शन दे देता हूं और इसे मैंने कैप्शन दे दिया है पिक्चर 2 और मैं ओके पर क्लिक कर देता हूं। तो इसका नाम हो गया, इसका कैप्शन हो गया पिक्चर 2। इसी प्रकार मैंने इसको पिक्चर 3 का नाम दे दिया है। अब हम ऊपर आते हैं तो हमने 3 पिक्चर शामिल की है, पिक्चर 1, पिक्चर 2 और पिक्चर 3 और इनको हमने कैप्शन दे दिया है, इनको हमने लेबल दे दिया है। अब ये हमारी टेबल है, इसे भी हमें कैप्शन देना है तो इंसर्ट कैप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहां से हम सेलेक्ट करेंगे टेबल और टेबल 1 के नाम से हमें इसका कैप्शन है वो शो होगा और ओके पर मैं क्लिक कर देता हूं। तो ये टेबल 1 के नाम से हमें कैप्शन शो हो रहा है। इसी प्रकार हमारे पास शेप है, इसको भी मैं कैप्शन दे देता हूं या नाम दे देता हूं तो इसका नाम लेबल आ चुका है शेप्स 1 के नाम से। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने सभी पिक्चर को कैप्शन दे दिया है, हमने टेबल को कैप्शन दे दिया है और हमने शेप्स को भी कैप्शन दे दिया है। अब कैप्शंस ग्रुप की दूसरी कमांड है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स कमांड की मदद से हम ये जो हमारी पिक्चर है, ऑब्जेक्ट है, शेप है, उनकी हम इंडेक्स बना सकते हैं। जिनको हमने कैप्शन दिया है उनकी हम इंडेक्स बना सकते हैं। वो इंडेक्स हम मान लीजिए यहां पर बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स कमांड पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप एक बात ध्यान में दीजिएगा, यहां पर हमें शो हो रहा है शेप्स क्योंकि डॉक्यूमेंट में हमने शेप को सेलेक्ट कर रखा है। कैप्शन लेबल से हम चुन सकते हैं कि हमें इंडेक्स किसकी बनानी है, हमें पिक्चर की बनानी है, हमें टेबल की बनानी है, हमें शेप की बनानी है, किसकी इंडेक्स
हमें बनानी है, तो हमें पिक्चर की इंडेक्स बनानी है, तो हम पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हो कि किस प्रकार से हमारी जो पिक्चर की इंडेक्स है वो शो होगी। और ओके पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो कि हमारी जो पिक्चर है उसकी इंडेक्स यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। हमारे डॉक्यूमेंट में हमने 3 पिक्चर को शामिल किया है, पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3। पिक्चर 1 है 2 नंबर पेज पर, पिक्चर 2 है 3 नंबर पेज पर और पिक्चर 3 है 3 नंबर पेज पर। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं शेप की इंडेक्स बनाऊं, तो मैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर कमांड पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर कैप्शन लेबल में शेप सिलेक्टेड है और मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरी शेप की इंडेक्स भी बन चुकी है। कंट्रोल के साथ माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके मैं सीधा शेप्स पर आ सकता हूं। तो दोस्तों इस प्रकार से इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर कमांड की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो ऑब्जेक्ट टेबल हो, पिक्चर हो, इमेज हो, चार्ट हो या शेप हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की हम सूची बना सकते हैं। वैसी ही सूची जैसी हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स कमांड में हेडिंग और सब हेडिंग की बनाई थी। कैप्शंस ग्रुप की अगली कमांड है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल कमांड सेम वैसी ही कमांड है दोस्तों जैसी टेबल ऑफ कंटेंट में दी गई है। मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो सूची हमने बनाई है उस सूची को, उस इंडेक्स को बनाने के बाद में यदि हम डॉक्यूमेंट में कोई और पिक्चर शामिल करते हैं तो उस सूची को अपडेट करने के लिए अपडेट टेबल कमांड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट में 3 पिक्चर शामिल की है, अब हम डॉक्यूमेंट में एक पिक्चर और शामिल करके अपडेट टेबल कमांड को समझते हैं। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूं और यहाँ पर मैं एक शेप इंसर्ट करता हूं, एक पिक्चर इंसर्ट करता हूं और इसके लिए मैं शेप से यहाँ पर कोई भी शेप सिलेक्ट करके उसे यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा। अब रेफरेंस टेब पर आकर मैं इसे एक कैप्शन दे दूंगा। अब आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर पिक्चर 2 के नाम से हमें शो हो रहा है। अब ये हमें क्यों शो हो रहा है कि हमारी पिक्चर 1 के जस्ट बाद में ही हमने जो दूसरी पिक्चर है उसको इंसर्ट किया है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी पहले 2 नंबर की पिक्चर थी वो अब 3 नंबर की हो जाएगी और जो 3 नंबर की थी वो अब 4 नंबर की हो जाएगी और जो नया शेप हमने डिजाइन किया है इसका कैप्शन ऐड हो जाएगा पिक्चर 2 के नाम से। तो मैं ओके पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो कि पिक्चर 2 के नाम से हमारा नया कैप्शन ऐड हो चुका है और जो हमारा पहले पिक्चर 2 के नाम से कैप्शन था वो पिक्चर 3 के नाम से हो चुका है और जो पिक्चर 3 के नाम से था वो अब पिक्चर 4 के नाम से हो चुका है। तो यानी कि अब हमारे डॉक्यूमेंट में कुल 4 पिक्चर है। अब हम चलते हैं हमारी इंडेक्स पर। तो ये हमारी इंडेक्स है। अब हमें इंडेक्स में 3 ही पिक्चर शो हो रही है जबकि हमारे डॉक्यूमेंट में हमने 4 पिक्चर इंसर्ट कर रखी है। तो इस इंडेक्स को अपडेट करने के लिए मैं सेलेक्ट करूंगा अपडेट टेबल कमांड। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अपडेट सिर्फ पेज को ही करना है या पूरी टेबल को ही अपडेट करना है। तो हमें सिर्फ इस टेबल को ही अपडेट करना है तो मैं नीचे वाले कमांड को सिलेक्ट करूंगा और ओके पर मैं क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हो कि जो पिक्चर नंबर 4 है वो भी ऐड हो चुकी है। तो अब हमारे डॉक्यूमेंट में 4 पिक्चर है और चारों पिक्चर की इंडेक्स आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो इस प्रकार से अपडेट टेबल कमांड का प्रयोग जो हमने ऑब्जेक्ट की इंडेक्स बना रखी है उसको अपडेट करने के लिए किया जाता है। कैप्शंस ग्रुप की अगली कमांड है दोस्तों क्रॉस रेफरेंस। दोस्तों क्रॉस रेफरेंस कमांड का उपयोग डॉक्यूमेंट के अंदर ही किसी स्थान को लोकेट करने के लिए, लिंक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारा कर्सर यहाँ पर है। अब मैं क्रॉस रेफरेंस कमांड पर क्लिक करता हूं। अब हमें रेफरेंस टाइप चुनना है कि हम रेफरेंस या क्रॉस रेफरेंस किससे करना चाहते हैं, यानी कि किसका रेफरेंस देना चाहते हैं। तो मैं पिक्चर को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट में 4 पिक्चर है तो चारों हमें यहाँ पर शो हो रही है और जिस भी पिक्चर से आपको रेफरेंस करना है उसको आप सेलेक्ट करो और इंसर्ट पर क्लिक कर दो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों पिक्चर 4 के नाम से यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस ऐड हो चुका है। यानी कि कंट्रोल के साथ मैं माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ही पिक्चर 4 पर चला जाऊंगा। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक किया है मैं डायरेक्ट पिक्चर 4 पर आ चुका हूं। तो इस प्रकार से क्रॉस रेफरेंस कमांड का प्रयोग डॉक्यूमेंट के अंदर ही किसी ऑब्जेक्ट को, किसी स्थान को लोकेट करने के लिए, लिंक करने के लिए किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कैप्शंस ग्रुप आपको समझ में आया होगा। रेफरेंस टेब का अगला ग्रुप है दोस्तों इंडेक्स ग्रुप। दोस्तों जब हम स्टडी की बुक पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस बुक में कोई लाइन, कोई वर्ड अगर हमें इंपॉर्टेंट लगता है तो हम क्या करते हैं उसे हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं या फिर पेन या पेंसिल से उसके नीचे एक अंडरलाइन लगा देते हैं। यानी कि लाइन को या वर्ड को हम क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं, ताकि फ्यूचर में जब हम उस बुक को पढ़े तो हमें ये पता चल जाए कि ये लाइन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है और ये हमने मार्क किया है।
वैसे ही दोस्तों एमएस वर्ड भी हमें फीचर देता है कि एमएस वर्ड में कोई नोट्स पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उसके वर्ड को, लाइन को हम क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। और ये कर सकते हैं हम इंडेक्स ग्रुप की मार्क एंट्री कमांड के जरिए। तो वर्ड में किसी शब्द को, किसी लाइन को मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस वर्ड को, उस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में हम मार्क एंट्री कमांड पर क्लिक करेंगे। जब हम मार्क एंट्री कमांड पर क्लिक करेंगे तो मार्क इंडेक्स एंट्री नाम से ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो चुका है और यहाँ पर मेन एंट्री में हमें वो वर्ड दिखाई दे रहा है जिसे हमने सेलेक्ट किया था। और हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें मार्क बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम मार्क बटन पर क्लिक करेंगे तो वो वर्ड हमारा मार्क हो चुका है। अब हमें डॉक्यूमेंट में और भी कई वर्ड्स को, लाइन को मार्क करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। अब हमने वर्ड को या लाइन को सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन वो हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो जो वर्ड हमने सेलेक्ट किया है वो हमारा मेन एंट्री बॉक्स में आ चुका है। अब हम मार्क कमांड पर क्लिक करेंगे फिर से। अब दोबारा से हमें कोई नया वर्ड है वो मार्क करना है, उसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने ये पूरी लाइन सेलेक्ट कर ली है और वो लाइन यहाँ पर शो नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो वो लाइन यहाँ पर शो होने लग जाएगी और मैं मार्क कमांड पर क्लिक करूंगा तो ये लाइन मार्क हो चुका है। अब ऐसे ही और कोई वर्ड हमें मार्क करना है तो उस वर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम मेन एंट्री बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो वो वर्ड हमें यहाँ पर शो होने लग जाएगा और मार्क कमांड पर हम क्लिक करेंगे तो वो मार्क हो चुका है। अब दोस्तों आपको कुछ ये सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और डॉक्यूमेंट में भी जगह जगह पर हमें ये सिंबल दिखाई दे रहे हैं। तो इन सिंबल्स को हम कैसे हटाएं? तो इन सिंबल्स को हटाने के लिए हम होम टैब पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर ये जो शो हाइड कमांड दिखाई दे रही है इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये सिंबल्स हट जाएंगे। तो दोस्तों हमने कुछ वर्ड्स को, टेक्स्ट लाइंस को मार्क कर लिया है। अब कौन कौन से वर्ड को हमने मार्क किया है ये देखने के लिए हम इंसर्ट इंडेक्स कमांड की मदद से हम उन वर्ड्स की इंडेक्स बना सकते हैं, उनकी टेबल बना सकते हैं कि किन किन वर्ड्स को, किन किन लाइंस को हमने मार्क किया है। तो उसके लिए ये हमारा फर्स्ट पेज है, ब्लैंक पेज है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इंसर्ट इंडेक्स कमांड पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं कॉलम है वो 1 कर देता हूं, आप जितने चाहो कॉलम कर सकते हो। और ओके पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वो सभी वर्ड्स, टेक्स्ट लाइन हमें शो हो रही है जिनको हमने मार्क किया था। तो इस प्रकार से दोस्तों मार्क एंट्री कमांड की मदद से आप एमएस वर्ड में किसी बुक में, डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को, टेक्स्ट लाइन को मार्क कर सकते हो और इंसर्ट इंडेक्स कमांड की मदद से उन वर्ड की, उन टेक्स्ट लाइन की आप इंडेक्स बना सकते हो। अब इसमें तीसरी कमांड है अपडेट इंडेक्स। तो मान लीजिए हमने ये इंडेक्स इंसर्ट कर ली है और इस इंडेक्स को इंसर्ट करने के बाद में यदि हम और वर्ड्स को और टेक्स्ट लाइन को मार्क करते हैं तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, अपडेट इंडेक्स कमांड का प्रयोग करेंगे। यानी इस इंडेक्स को अपडेट करने के लिए हम अपडेट इंडेक्स कमांड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने कैप्शन में अपडेट टेबल और टेबल ऑफ कंटेंट में अपडेट टेबल कमांड का प्रयोग किया था, वैसे ही हम इंडेक्स में अपडेट इंडेक्स कमांड का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा इंडेक्स ग्रुप की मार्क एंट्री कमांड। रेफरेंसेस टैब का अगला ग्रुप है दोस्तों टेबल ऑफ अथॉरिटीज। अब ये टेबल ऑफ अथॉरिटीज क्या है? दोस्तों हमने जब सिटाशंस एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप पढ़ा था तब हमने सिटाशंस बनाए थे और बिब्लियोग्राफी बनाई थी। ये है हमारी बिब्लियोग्राफी। तो मान लीजिए हमने हमारे डॉक्यूमेंट में एक से अधिक बिब्लियोग्राफी बनाई है तो उनको मार्क करने के लिए हम मार्क सिटाशन कमांड का प्रयोग करेंगे। और वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम सबसे पहले बिब्लियोग्राफी को सेलेक्ट करेंगे। ये हमने बिब्लियोग्राफी को सेलेक्ट कर ली है और हम मार्क सिटाशन कमांड पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो बिब्लियोग्राफी हमने बनाई है वो यहाँ पर शो हो रही है और यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। हम मार्क बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सिटाशन मार्क हो चुका है और इसे हम क्लोज कर देंगे। तो बिब्लियोग्राफी या सिटाशन को मार्क करने के लिए मार्क सिटाशन कमांड का प्रयोग किया जाता है। और इस सिंबल को हटाने के लिए हम होम टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर शो हाइड से इसको हाइड कर देंगे। अब जो बिब्लियोग्राफी हमने मार्क की है उसकी टेबल या इंडेक्स बनाने के लिए हम इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी कमांड का प्रयोग करते हैं। और जहां पर भी हमें ये इंसर्ट करनी है वहां पर हम माउस कर्सर को लेकर आएंगे और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी कमांड पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ओके पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो केसेस के नाम से हमारी जो बिब्लियोग्राफी हमने मार्क की थी वो यहाँ पर शो हो रही है और ये 4 नंबर पेज पर है तो वो बिब्लियोग्राफी हमें यहाँ पर शो हो रही है। और अपडेट टेबल कमांड इंडेक्स बनाने के बाद में किसी और सिटाशन को मार्क करते हैं, किसी और बिब्लियोग्राफी को हम मार्क करते हैं
तो उस स्थिति में हम अपडेट टेबल कमांड का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये जो इंडेक्स बनाई है हमने सिटासन की या बिब्लियोग्राफी की, तो इस इंडेक्स को अपडेट करने के लिए हम अपडेट टेबल कमांड का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये है टेबल ऑफ अथॉरिटीज ग्रुप। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी जो रेफरेंस टेब है वो खत्म होती है। आज की इस वीडियो में हमने रेफरेंसेस टेब और उसके सभी ग्रुप्स और ग्रुप से संबंधित कमांड्स को हमने पढ़ा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बारी आती है दोस्तों थ्योरिकल नोट्स की। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट में मैं आपको थ्योरिकल नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं। तो दोस्तों ये है एमएस वर्ड की रेफरेंस टेब के थ्योरिकल नोट्स। तो रेफरेंस टेब में 6 ग्रुप होते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप, फुटनोट्स ग्रुप, सिटाशंस एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप, कैप्शंस ग्रुप, इंडेक्स ग्रुप और टेबल ऑफ अथॉरिटीज ग्रुप। तो दोस्तों ये है रेफरेंस टेब के थ्योरिकल नोट्स। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।